दिख रहा होगा और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। लिखा हुआ है √72 फिर प्लस √72 फिर प्लस √72 का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब देखिए 72 फिर अंडर रूट के अंदर है, फिर अंडर रूट के अंदर है और इसका मान पूछा गया है क्या होगा। तो देखिए इसका सीधे से आपको जवाब देना है। ये जो 72 लिखा हुआ है ना, इसके हम ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनमें से डिफरेंस एक का होना चाहिए। डिफरेंस का मतलब अंतर एक का होना चाहिए और गुणा करने पर 72 आना चाहिए। तो आप कहेंगे 9 गुणे 8 72 होता है, लेकिन यहाँ सीरीज हमारी प्लस की चल रही है। जब सीरीज प्लस की चलेगी तो बड़ा वाला नंबर जो होगा वही उसका राइट आंसर होगा, जो कि ए नंबर होगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम माइनस लगा देते, मान लो यहाँ पर अगर माइनस लगा दिए होते, तब इसका आंसर क्या होगा। तो माइनस वाले में वही प्रोसेस होगा जैसे इसमें किया है। माइनस वाले में जो छोटा वाला नंबर आएगा वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्लस की सीरीज में बड़ा नंबर लेते हैं और माइनस की सीरीज में छोटा नंबर लेते हैं। ठीक है ना। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहां पर देखिए, यहां पर पूछा गया है यदि m बराबर √5 प्लस √5 प्लस √5 डैश डैश, ये सीरीज अनंत तक जा रही है और इसके बाद लिखा हुआ है और n बराबर √5 माइनस √5 माइनस √5 माइनस डैश 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 चल रहा है। अब पूछा गया है m और n के बीच निम्नलिखित में से क्या संबंध हो सकता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। चलिए जवाब दीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, जब सीरीज हमारी प्लस में यानी 72 प्लस √72 इस तरीके का बताया था कि नहीं बताया था। इसी से आपको कॉन्सेप्ट पहले हम समझा देते हैं और ये सीरीज हमारी चलेगी। अगर यही सीरीज अगर हमारी माइनस में रहती थी, 72 माइनस √72 फिर इस तरीके चलती थी, तो हमने कहा कि जब प्लस वाली सीरीज होती है गुणनखंड तो 9 गुणे 8 ही आएगा। याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस वाली सीरीज में आंसर 9 होता है, माइनस वाली सीरीज में आंसर 8 होता है। ठीक है ना। तो वही नंबर तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 5 लिखा हुआ है। 5 5 एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है। जैसे देखो यहाँ पर 9 आंसर आया था ना, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। कंसंट्रेशन दोस्तों बहुत जरूरी है मैथ में। अगर आप कंसंट्रेट लेकर समझेंगे ना तो आपको बेहतर तरीके समझ में आएगा। देखो यहाँ पर प्लस वाले में 9 आंसर आया, माइनस वाले में 8 आया। अगर हम कहें प्लस वाली सीरीज और माइनस वाली सीरीज का अगर अंतर ले लें तो आप कहेंगे 9 में 8 घटाएंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये सीरीज हमारी प्लस की है, ये सीरीज हमारी माइनस की है। दोनों का डिफरेंस जो होगा हमेशा हमेशा 1 आता है, यानी m माइनस एन बराबर 1 आएगा। तो आप कहेंगे m माइनस एन बराबर 1 कहां पर लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है m माइनस एन माइनस 1, यानी इसी नंबर को इधर ले आए हैं लेफ्ट साइड, तो कोई गुना थोड़ा कर दिए हैं। हम समझ जाएंगे और ऑप्शन नंबर डी को राइट करके आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यहां पर लिखा हुआ यदि √7 फिर √7 फिर √7 फिर √7, ये डैश डैश चल रहा है, यानी ये सीरीज अनंत तक जा रही है और इसके आगे लिखा हुआ है 343 की पावर y-1। घबराना नहीं है, इस सवाल को भी यह लगा के दिखाना है। तो पूछा गया y किसके बराबर होगा। बढ़िया सवाल है। चलिए लगाने की कोशिश करिए और ट्राई करिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहां पर जब भी किसी नंबर की सीरीज मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, याद रखिएगा इसके बीच में सब मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है और ये सीरीज अगर अनंत तक चल रही हो तो जो नंबर लिखा होता है वही उसका आंसर होता है, यानी ये 7 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर 343 को आप कहेंगे 7 की पावर 3 लिख लीजिए, क्योंकि 7 की पावर 3 343 होता है। अब इसकी पावर y-1 है, लगा देंगे तो 7 की पावर 1 इधर लिख लेंगे और इधर कहेंगे 7 की पावर, यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की y-3। अब आप कहेंगे दोनों तरफ बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर भी उनकी आपस में बराबर होती हैं। पावर बराबर होती है, इनको बराबर कर देंगे तो आप कहेंगे 3y-3 बराबर 1। फिर कहेंगे 3y बराबर, इसको 3 को इधर भेज देंगे तो यह आएगा 4। y की वैल्यू आप कहेंगे 4/3 आएगी, y की वैल्यू 4/3 आएगी। तो हमने भी कहा y की वैल्यू 4/3 आएगी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न ये भी पूछा गया है। 1 1 1 5 बार लिखा हुआ है। अब पूछा गया इसका मान क्या होगा। अब देखिए ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। वर्गमूल, अब आपको पूरा गुणा करके वर्गमूल नहीं करना है। जितने वन लिखे हो, पहले कितने लिखे हुए, 1 2 3 4 5,
तो आपको करना क्या है, सीधी सी बात है, आप गिनती लिख देना है। एक के बाद दो आता है, फिर तीन आता है, फिर चार आता है, फिर पांच, ऐसे लिख लेंगे ना। पांच एक बार था तो पांच बार हमने गिनती लिख लिया, काउंटिंग लिख लिया। इसके बाद पांच के बाद रिवर्स हो जाएंगे यानी बैक हो जाएंगे। तो पांच के बाद, पांच के पहले चार आता है, फिर तीन आता है, फिर दो और एक। इस तरीके से आप कर देंगे। जितने भी एक लिखे होंगे, यहाँ छह बार लिखा होता तो फिर हम चलते एक दो तीन चार पाँच छह, इसके बाद आता पांच चार तीन दो एक। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। उम्मीद है ये भी आपको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए घनमूल के सवाल आपके सिलेबस में दिया है, आप देख लीजिएगा। घनमूल के भी सवाल पूछे जाएंगे तो इन्हें कैसे लगाना है। अब देखिए घनमूल को कैसे लगाना है, कैसे लगाएंगे, ट्रिक से समझ लीजिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले घनमूल निकालने का आपको हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं। इस ट्रिक का फॉलो करेंगे, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले आपको लास्ट के 3 अंक लेना है, 3 अंक है। अब यहाँ पर देखिए चार किसमें आया है, मतलब देखो एक का क्यूब करते हैं, अगर एक का क्यूब करते हैं, सबसे पहले आपको 10 नंबर तक के क्यूब याद होने चाहिए और उसका इकाई अंक याद होना चाहिए। इकाई अंक क्या होगा, एक का क्यूब एक होता है, दो का क्यूब होता है 8, तीन का क्यूब होता है 27, लेकिन लास्ट में तो कितना आएगा, 7 ही आएगा ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लास्ट में 4 आ रहा है। चलो और देखते हैं, 4 का क्यूब करेंगे 64 आएगा, लेकिन आखिरी का अंक 4 आएगा। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं ना 4 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 4 का क्यूब होगा। दोस्तों याद रखिएगा, 1 से लेकर 10 तक के क्यूब में इकाई अंक कभी भी सेम नहीं होता है, हर एक का इकाई अंक अलग अलग होता है। इसीलिए ये ट्रिक हमारे लिए बिल्कुल रामबाण काम करती है। अब देखो यहाँ पर हमें पता है लास्ट में 4 आया है, तो कहीं ना कहीं 4 का क्यूब रहा होगा। तो लास्ट के 3 अंक को हमें हटा देना है और ये हमने कंफर्म कर लिया है कि 4 आया, यानी इसकी जगह 4 आया होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। अब 3 अंक हटा देंगे, लास्ट के 3 ही अंक हटाते हैं, क्योंकि घनमूल में 3 3 के जोड़े बनाए जाते हैं। इसीलिए 3 अंक लास्ट वाले का काम खत्म हो गया। हमने इकाई के अंक से पता कर लिया कि 4 आया है, इसका मतलब 4 का क्यूब से 4 आया होगा। अब हमारे पास बचे 2 अंक 13, ठीक है ना। अब 13 में देखिए किसका क्यूब के पहले आएगा, तो आप कहेंगे 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। 27 तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 2 का क्यूब 8, यानी इससे पहले, तो पहले क्या आ रहा, 2 आ रहा, 2 आपको लगा देना है। माइनस लगा है, क्योंकि माइनस है तो माइनस आपको लगाना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आप बिना टाइम गंवाए जल्दी से पेपर में लगा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। लिखा हुआ है वह भिन्न ज्ञात करें जिसका 1/27 से वही अनुपात हो जो 3/7 का 5/9 से है। दोस्तों ये भी सवाल आपके सिलेबस में दिया गया है, फ्रैक्शन का यानी भिन्न के, तो इनसे भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए, वह भिन्न ज्ञात करिए। भिन्न हमको नहीं पता है, भिन्न हमने मान लिया x/y है, जिसका 1/27 से वही अनुपात है, यानी 1/27 से वही अनुपात है। जैसा बोल रहा है वैसे कर रहे हैं। जो यानी अब समानुपात का साइन बनाएंगे, जो 3/7 का 5/9 से है, यानी 3/7 का 5/9 से है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसका देखिए आपको कॉन्सेप्ट पता ही होगा, मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बाहरी जो टर्म है, ठीक है ना, इनका मल्टीप्लाई बराबर होता है। तो आप कहेंगे इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 5x/9y बराबर, इधर आपका आएगा, जब ये मल्टीप्लाई इनको करोगे तो ये तो तुम्हारा कट जाएगा, 3×7=21। तो ये आएगा आपका, ये कितना आएगा, 3×9=27 होता है, सॉरी 3×9=27 होता है, तो 1/63 हो जाएगा। 1/63, फिर कहेंगे 9×7=63 होता है, 9×7=63 होता है, यानी ये हमारा आ जाएगा x/y बराबर कितना आ जाएगा, x/y बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर कितना है, 5x/y बराबर, ये देखो 5 ऐसे समझ लो, कंफ्यूज मत होइएगा। 5x/y बराबर हमारा कितना आया, इसको तो काट दिया, 1/7 आ गया, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको क्या करना है, ये जो x/y लिखा है ना, इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कहेंगे x/y बराबर आपका आ जाएगा 1/7 क्या होता है, 35 होता है, यानी 35 नीचे आ जाएगा। तो x/y यानी इसका आंसर क्या आएगा, भिन्न पूछा गया 1/35, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको लगाना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हमारे सवाल शुरू होते हैं, आपके जो सवाल शुरू होते हैं यहाँ से ग्राफ और तालिका के। देखते हैं, पहला ग्राफ हमारा पाई चार्ट का बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए सवाल आपको दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए अब इससे आगे जूम नहीं हो पाएगा।
चलिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के लिए निर्देश दिए गए। नीचे दिए गए वृत्तारेख में विभिन्न खाद्य फसलों के अंतर्गत भूमि का वितरण दिखाया गया है। वृत्तारेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर सब कुछ आपको दिख रहा है, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सब कुछ दिख रहा है। अब प्रश्न में पूछा गया है यदि बाजरा के अंतर्गत कुल क्षेत्र 300 एकड़ था तो चावल तथा जौ के अंतर्गत मिलाकर कुल क्षेत्र कितने एकड़ में, यानी 100 एकड़ में पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यदि बाजरा के अंतर्गत कुल क्षेत्र, दोस्तों ग्राफ वाले सवालों में आपको बहुत ही कंसंट्रेट रखना है, तभी आप समझ पाएंगे। थोड़ा सा भी अगर इधर उधर दिमाग किया ना तो आपको बाउंस कर जाएगा, फिर आप कहेंगे सर हमको समझ ही में नहीं आया है। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान समझिएगा। देखो कुल क्षेत्र का लिखा हुआ है ना, कुल क्षेत्र 300 एकड़ का था और चावल तथा जौ के अंतर्गत मिलाकर कुल क्षेत्र एकड़ में है। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर चावल तथा जौ, तो पहले चावल देखिए आपका कहाँ पर है, चावल आपका 72 डिग्री है, जौ आपका 36 डिग्री है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चावल जौ का परसेंट जो डिग्री में दिया है दोनों को जोड़ लेते हैं। 72 और 36, 72 36 जोड़िए कितना आएगा, 72 और 36 डिग्री जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 108 डिग्री आ गया, 108 डिग्री आ गया। अब देखो बाजरा के अंतर्गत, प्रश्न में पहली लाइन में दे रखा था बाजरा के अंतर्गत कुल क्षेत्र 300 एकड़ था, तो बाजरा वाला भाई साहब देखिए 18 डिग्री दिया है ना, यही 18 डिग्री क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि 300 एकड़ के था। कितने एकड़ के था, 300 एकड़ के बराबर था, क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है। यानी 18 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 300 एकड़ के बराबर है, तो प्रश्न में चावल जौ को निकाला तो 108 डिग्री की वैल्यू पूछी गई है। नहीं निकाल पाएंगे आप बताइए, तो इसका निकालेंगे 108 डिग्री का, तो इसका भाग देते हैं, इसका गुणा कर देंगे, ये चीज आप जानते होंगे। तो 300 बटे 18, ठीक है ना, पहले एक का निकालोगे तो बटे में आएगा ना 18, और जब 108 का निकालोगे तो 108 के इसी मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात है। 18 छक्का 108 होता है कि नहीं होता है, अच्छा तिरक 18 यानी 1800 एकड़ आएगा, 1800 क्या आएगा, एकड़ आएगा। लेकिन यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर 100 कह दिया है तो 100 को हटा देंगे यानी 18 एकड़। तो 18, अब हालांकि 100 है वो हाइड है, हिडन है, याद रखिएगा, वो कोष्टक में लिख रखा है 100 एकड़, तो उसका मतलब यही है। तो ऑप्शन में आंसर इसका जाएगा ए नंबर के साथ। उम्मीद है दोस्तों बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, आपको ग्राफ अच्छे दिख रहा होगा, ठीक है ना, देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। चलो यहाँ पर देखिए सवाल को अच्छे से पूछा गया है सॉरी, किन्हीं 3 फसलों का समूह खाद्य फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्र के 50% से अधिक का योगदान करता है। अब देखिए दोस्तों अगर हम 100% की बात करते हैं, 100% की बात करते हैं तो यही हमारा 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर हम कहें 50% तो 50% इसी का आधा यानी 180 डिग्री के बराबर होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर बोला गया है 50% से अधिक का योगदान करता है, इसका मतलब 180 डिग्री से ज्यादा आना चाहिए। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, गेहूं, चावल, मक्का। पहले देखिए गेहूं हमारा कितना है, गेहूं आप कहेंगे 72 है, गेहूं 72 है कि नहीं है बताइए। चावल हमारा देखेंगे ना तो इसका भी 72 है, यानी ये सब डिग्री में लिखा हुआ है। और इसकी वैल्यू अगर अगर 180 से ज्यादा आ गई, क्योंकि अधिक बोला है ना, तो यही वाला आंसर हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए मक्का देखिए, मक्का हमारा दिया हुआ है 45, मक्का कितना है 45, ठीक है ना। अब जोड़ लीजिए, 2 2 4 5 4 9 आएगा, और इसके बाद 7 4 11 11 7 18, ये 189 डिग्री आया जो कि 180 से ज्यादा है। 50 डिग्री 50% का मतलब ही होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री कहिए या 50% कहिए, और 180 यानी 50% से अधिक का मतलब हुआ 180 डिग्री से ज्यादा। आ गया पहला ही ऑप्शन, तो अब आगे लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं 180 से कम आएंगे। चाहे तो आप घर पे करके चेक कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको बस इतना से समझ गए ना चार्ट में, तो फिर आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना, बस यही तो समझना है। बहुत आसान होते हैं, बस फिगर देख के घबराना नहीं है। चावल और जौ के लिए प्रयुक्त भूमि का अनुपात देखिए कितना सिंपल पूछ लिया है। चावल का भैया 72 डिग्री दिया हुआ है और जौ का दिया हुआ है 36 डिग्री। 72 डिग्री 36 डिग्री का रेशियो काटेंगे तो 36 दूनी 72 होता है, 36 से कम 36। बताओ इससे सिंपल सवाल क्या कुछ हो सकता है, बताइए। चावल और जौ के लिए प्रयुक्त भूमि का अनुपात पूछ रहा था, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही जवाब है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, 2:1। देख लीजिए, गलत बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। थोड़ा सा और आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं, नहीं बाद में फिर कुछ लोग कहेंगे सर जी जूम कर दीजिए। अब देखिए डीआई पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं, कितना बड़ा जूम कर दें। अभी जूम कर देंगे तो फिर आपको दिखेगा भी नहीं, है ना। थोड़ा सा आप कॉपरेट करिए, ऐसा नहीं है कि दिखेगा नहीं, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, वैसे हम सब पढ़ के बता ही देते हैं। यदि चावल के लिए परिरक्षित भूमि का 10%, गेहूं और जौ को 2:1 के अनुपात में बांट दिया जाता है, तो नए वृत्तारेख में गेहूं का संगत कोण कितना होगा। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ, चावल के परिचित भूमि का 10%। तो सबसे पहले हम चावल का निकाल लेते हैं 10%। हम आपसे कहेंगे 72 डिग्री चावल का है, इसी का 10% निकालेंगे तो 10% कितना होता है, 10/100 होता है। जीरो से जीरो कट गया, यानी आप कहेंगे 7.2 डिग्री आएगा, 7.2 डिग्री आ गया। अब आगे देखिए लिखा हुआ है, गेहूं और जौ को 2:1 के अनुपात में 10 भूमि का 10%, गेहूं और जौ को 2:1 के अनुपात में, देखिए गेहूं और जौ को 2:1 के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो नए वृत्तारेख में गेहूं गेहूं का ही पूछा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपने 7.2 डिग्री निकाला है, इसी का अब हमें इसी का अब हमें गेहूं का निकालना है ना, अनुपात दिया हुआ है गेहूं जौ का, तो गेहूं वाले को पकड़ेंगे 2, और टोटल इन दोनों का नीचे लिखा जाता है, 2 और 1 3, इतना तो आप जानते ही हैं। काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, आप कहेंगे 24 दूनी 48, यानी 4.8 डिग्री आ गए। कुल मिला के इतना जो ताम झाम करवाए हैं, चावल का 10% निकलवा रहे हैं, फिर इसका 2 भागों में बांट रहे थे, तो ओवरऑल हमारा 4.8 डिग्री आ गया। ठीक है ना। तो पूछा गया है नया संगत कोण, तो भैया पहले गेहूं का तो 72 डिग्री था ना टोटल, अब 4.8 ओवरऑल हमने सॉल्व किया बांटने आटने के बाद, तो इसी में इसको जोड़ देंगे। नया पूछा है ना, तो पहले इतना था, इतना बढ़ाया, ये सब किया 10%, फिर इसमें बांटा गया, तो इसी में इसको जोड़ देंगे। तो 72/4 कितना होता है, इसको इसमें से जोड़ देंगे, तो 72/4 कितना होता है, 72/4 होता है 76। 76.8 डिग्री कहाँ पे लिखा हुआ है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर देखिए लिखा हुआ, यदि चावल की उपज ज्वार की उपज से 5 गुना हो जाए और ज्वार की उपज बाजरा की उपज से 2 गुना हो जाए, तो चावल तथा बाजरा की प्रति एकड़ उपलब्धि के बीच अनुपात पूछा गया है। ठीक है ना। देखिए कैसे लगाएंगे, अच्छे से आपको दिख गया होगा। चलिए सबसे पहले देखो कैसे लगाते हैं। चावल की उपज ज्वार की उपज से, पहले देखो यहां पर हम रेशियो बना लेते हैं। चावल की बात हो रही है, ज्वार की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, बाजरा की बात हो रही है। ये तीनों चीजें आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को लिखने में, यहाँ पे कोई परेशानी भी नहीं होगी। अब जैसे बोला है वैसे करेंगे। चावल की उपज ज्वार की उपज, यानी ज्वार की उपज अगर हम मान लें 2 है, इसका 5 गुना कितना होगा, आप कहेंगे 10 होगा। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है बाजरा की उपज से दुगुना है, कौन है, ज्वार, यानी ये 1 होगा, तो इसका दुगुना 2 हो गया। अब आपने रेशियो बना लिया ना, इतना तो आपने कर लिया। अब लिखा है चावल तथा बाजरा की प्रति एकड़ उपलब्धि के बीच। अब देखिए चावल बाजरा पूछा है, यानी ये वाला पूछा है, ये वाला पूछा है। प्रति एकड़, एकड़ वाला यही पार्ट में दिया था ना जमीन का, तो चावल में कितना था, 72 डिग्री, तो यहाँ पर बटे में क्या लिख देंगे, 72 लिख देंगे। ठीक है ना। यानी ये हमारा आ जाएगा, थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं, समझ गए होंगे। चलो 10/72 आ जाएगा ये वाला। ठीक है ना। और इसमें देखिए ये बाजरा में कितना दिया हुआ है, 18 डिग्री, यानी 1/18, ये आ जाएगा 1/18। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ पर अनुपात आपका निकाल आएगा। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 18 कम 18, 18 चौको 72 होता है, 2 पंचे 10 होता है, और 2 दूनी 4 होता है। अब आप कहेंगे रेशियो जो इनके बीच में आया है 5:2 आया है, तो 5:2 ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले आपको रेशियो बना लेना है, फिर जितना इनका एकड़ का पार्ट दिया हुआ था उससे डिवाइड करा देंगे। चावल बाजरा में पूछा था, तो इसलिए हमने 72 से डिवाइड किया चावल में, बाजरा का दिया हुआ था 18 डिग्री, दोनों का काटा पीटी कर लेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा 5:2। दोस्तों ये हमारा इस तरीके से एक ग्राफ का कंप्लीट हो गया। अब हमारे जो सारणिक में सिलेबस में आपके 2 प्रश्न आने हैं, उनमें से एक प्रश्न आज हम कराने वाले हैं, जिसमें से आपके 10 नंबर पक्के हो जाते हैं। 5-5 नंबर के 2 प्रश्न आपके सारणी से भी बनेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 882 से लेकर 886 तक के निर्देश दिए गए हैं। चलिए यहाँ पर निर्देश को छोड़िए, और यहाँ पर हजारों में दिया है, हमें मेन फोकस करना है क्वेश्चन पे। ठीक है ना। चलो और जूम कर दें, अब कितना जूम कर दें, चलो अब जूम नहीं हो पाएगा, मजबूरी है हमारी भी। चलो
इतने में आपकी चार्ट वगैरह सब दिख ही रहा है, इतने में अपना काम हो जाएगा, ठीक है ना। किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन 1985 और 89 की समयावधि में हुए औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर था। अब देखिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 1985 से लेकर 1989 तक टोटल, अच्छा दिया तो है, ये उत्पादन दिया है ना। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं और औसत पूछा गया है, उत्पादन के बराबर था। सबको जोड़ लो तेजी से, 8 5 13, 13 9 22 होता है, 22 2 24, 1 25 होता है। हासिल के लगे 2, 4 5 2 7, ठीक है ना। अब यहाँ पर आएगा 1 1 2 3 4 5, यानी टोटल हमारा आया 575। अब आप कहेंगे इसमें से 5 से भाग कर दीजिए, 5 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, औसत है ना, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 और 25, 115 आया। तो 115 कहाँ पे था, आप कहेंगे ये तो 1985 में था, तो 1985 में मार दीजिए, आपका आंसर निकल आया। सवाल को एक बार फिर समझ लीजिए। सवाल में बोला था सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन 1985 से 89 की समयावधि में हुए औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर था। यानी ये कहना ये चाह रहे थे कि 1985 से 89 तक जितना टोटल उत्पादन हुआ है ना, उनका औसत निकालिए और देखिए कितना आया और किसके उत्पादन के बराबर है। तो आप कहेंगे 1985 के बराबर ही तो है, 1985 में टोटल उत्पादन 115 ही तो हो रहा था, बस आंसर आपका निकल आया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे हमारा सवाल नंबर है 883 नंबर है। यहाँ पर देखिए पूछा गया वर्ष 1988 की तुलना में किस फैक्ट्रियों ने वर्ष 1989 में स्कूटरों के उत्पादन में 25% की कमी प्रदर्शित की है। अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे लगाएंगे, इनको हम ऑप्शन से लगाएंगे, ऑप्शन से उड़ा देंगे, ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा ऐसे सवालों में। सबसे पहले ऑप्शन नंबर पी को देखिए, पी 1988 की तुलना में, इसका मतलब यही हुआ 1988 89, 89 की 88 की तुलना करानी है 88 से और 1989 में कह रहा है। तो देखो तुलना जब भी कराएंगे ना, कमी की बात हो रही, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। 1988 क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी क्या होगी, कम होगी। इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तभी तुलना करोगे। कम बोला गया 25% आना चाहिए। तो देख लेते हैं भाई साहब, पी वाला दिया हुआ है 1988 में 13, यहाँ 17, यहाँ अधिक होना चाहिए, तो पहले ही बाहर हो गए, आपको लगाना ही नहीं है। एस वाला देखिए, हमने आपसे क्या बताया, तालिका ग्राफ बहुत आसान होते हैं लेकिन कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। अब सवाल देख के घबरा जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। एस वाला देखिए, एस वाला आप कहेंगे अरे ये भी कम लिखा है, अधिक लिखा है, ये भी चले गए। अब बात आती है क्यू की, क्यू तो अधिक लिखा है, बिल्कुल सही है, और ये लिखा हुआ है 15। अब हमने कहा कमी की बात बोला है, इसके पास 20 रुपया, इसके पास 15 है, कितना कम हो गया, तो आप कहेंगे 5 कम हो गया। अब बटे में बेस में कितना रहेगा, 20। कमी का मतलब जब भी कमी कह रहा है ना, 25% की कमी, तो वैल्यू भी अधिक से पहले अधिक होगा फिर कम होगा। जब अधिक होता है तो पहले कम होता है फिर अधिक होता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो पहले 20 लिखेंगे फिर 15, 20 से 15 हो गया, कितना कम हुआ, 5, बटे में आएगा 20 इंटू 100। अब बच्चा बच्चा जानता है, इसको सॉल्व करोगे तो 25% की कमी आया कि नहीं आया। इसका मतलब क्यों बिल्कुल सही है, लेकिन ये आर जो लिख दिए इनको भी तो चेक करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे आर को भी चेक कर लीजिए, ये 16 12 लिखा है, 16 12 यानी 16 में से 12 यानी 4 की कमी हुई। अब बटे में आएगा 16 इंटू 100। अब आप कहेंगे 4 चौको 16 होता है, क्या बात है, इसका भी 25%। तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 884 नंबर, और ये देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। कहना चाह रहे हैं 1985 में फैक्ट्री पी में हुए स्कूटरों के उत्पादन का फैक्ट्री टी में हुए स्कूटरों के उत्पादन से अनुपात बताइए। अच्छा, अनुपातें पूछ लिए हैं, बहुत ही आसान पूछे हैं। अब देखो 1985 में पहले पहुंचो, तो 85 वाला आप कहेंगे ये वाला है। अब यहाँ पर पी देखिए, पी वाला तो आपका ये वाला है, पी वाला आपका ये है, स्कूटरों का उत्पादन पूछा गया है पी वाले में। तो स्कूटरों का उत्पादन देखिए, और यहाँ पर लिखा हुआ टी में हुए स्कूटरों के उत्पादन, टी आपका कहाँ पर है, टी आपका ये वाला है। तो अब आप देखिए पी में स्कूटर, 1985 की बात हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा 1985 में स्कूटर, पी वाला तो 20 है, टी वाला आपका 40 है, 20 से 40 का रेशियो नहीं निकाल पाएंगे, बताइए कितना सिंपल सवाल है। 20 और 40 का रेशियो निकालेंगे, आप कहेंगे काट देंगे, 1:2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 885 नंबर पे, और यहां पर देखिए क्या पूछा गया है। यहां पर लिखा हुआ है किस वर्ष स्कूटर का कुल उत्पादन सर्वाधिक था, बताओ।
ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिनमें से दिमाग ही नहीं लगाना है, सबको दिख रहा है 149 वाला ज्यादा है, ये कहाँ पे है, किस ईयर पे है, आप कहेंगे 1987, बताओ इससे आसान सवाल कुछ हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये अब तक का लास्ट सवाल है इस सेशन का, 88,886 नंबर। किस वर्ष सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का कुल उत्पादन समयावधि 1985 से लेकर 1989 में हुए स्कूटरों के कुल उत्पादन का 20% था, 20% था, यानी 1985 से कुल उत्पादन में भाई साहब चलना है तो 1985 से 89 तक चलेंगे। आप कहेंगे ये तो टोटल जोड़ना पड़ेगा, अभी इसके पहले एक बार जोड़े थे कितना आया था, 575 आया था कि 525 आया था, कुछ ऐसे ही आया था। 2 1 3 और 9 3 12 8 20 5 25, और यहाँ पर आया था कितना, 4 5 2 7, 575 आया था, ठीक है ना, 575 आया था। इसी का कह रहा है 20% कर दो कुल उत्पादन का, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। 20/100 का मतलब 1/5 ही तो होता है। अब आप कहेंगे इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, 115 आया है। आप 115 देखिए किस ईयर में हो रहा था, आप कहेंगे 1985 में टोटल हो रहा था, तो 1985 वाला ऑप्शन देखा, बी नंबर को टिक कर दिया। आपका राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली मिलते रहें।